आज फिर मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी और मेरा पति उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरा जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौड़े पड़ने लगी थी। मेरा जेठ जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक उन्हें कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ की अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हो गई। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या फिर कुछ खिलाने की कोशिश की करती, लेकिन वो साफ मना कर देती। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैंने और मेरे पति जेठानी का बहुत ध्यान रखते। एक तो वो बेऔलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उनकी हालत पे बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ है वह रोज़ ही चक्कर खाकर गिर पड़ जाती थी। मेरे मियाँ उसे डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उनसे मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफ़त मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती। एक बार जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी कि वो ये थी कि मेरी जेठानी मेरे मियाँ से पर्दा नहीं करती। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा यहीं इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ जमाल के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरा गया वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब वो महीनों गुजर गया था, अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में ही देकर आती, लेकिन मोहल्ले की औरतें उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती। मुझे जमाल की बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल सी रहती, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों छोड़कर चला गया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे न जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर ले सकती थी। ये कौन सा गम था जो पति के साथ लगकर ही कम होता था। मेरा पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस आती तो भली चंगी होती कमरे में चली जाती। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी और मेरी जब जेठानी डॉक्टर से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता और अगर मैं किसी काम के लिए कहती तो मना कर देता। मैं अभी थका हुआ हूँ, नहीं जा सकता, तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देते और भाभी भाभी को कुछ न कहता। मेरी जेठानी जवान थी और मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे और उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये दो भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करके मेरी जेठानी ही आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आम शक्ल सूरत की मैं थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे, जब मेरे साथ जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन की तरह पेश आते थे। मेरी जेठानी भी आप जनाब से बात करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश की हो और मेरे जेठ ने ना पूरी की हो।
मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे-खिंचे रहते, शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुँह बात भी नहीं करी थी, बस हर वक़्त मुझ पर गुस्सा करते रहते। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी बे-औलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना वह घर में रहते हुए बे-औलाद की कमी मेरे बच्चों से पूरा कर सकती थी। लेकिन वह हर वक़्त बस खुद ही अपनी तवज्जो देती, मुझसे बहुत प्यार से बात करती और वह घर के कामों की सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर कभी फ़िटनेस का ख़्याल रखती थी, तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझ पर उखड़े-उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो अहम कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तो तुम पसीने से सराबोर होती हो, देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तो बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले यह सब ख़त्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे तैयार रहती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग-बाग हो जाता है। मुझे अहम की यह बात की नागवारी समझ नहीं आती थी। मुझे अरहम की बातों से तकलीफ़ तो बहुत होती, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोशी से दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चटखिला नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात अरहम ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात न टालूँ, कभी उनके साथ बहस न करूँ। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ-सुथरी थी, लेकिन मैं घर की ज़िम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। लेकिन अक्सर होता कि जब मैं मेरे पति के आने का वक़्त होता तो मैं किचन के काम निपटाकर कमरे में जाने लगती, तो मेरी जेठानी तैयार होकर कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि सिजा, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना अरहम को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम। अपने पति की पसंद नापसंद को भी तुम्हें पता नहीं हुआ है। मुझे देखो, जमाल के साथ साथ अरहम की पसंद नापसंद भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही अरहम घर लौटते, मेरी भाभी फ़ौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर अरहम की सलाम करती। अरहम भी मुस्कुराकर जवाब देते, ये भी कहते कि भाभी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ा बहुत मेकअप करके नेकी तमीज़ सिजा को भी सिखा दो। जब भी घर आता हूँ तो किचन में ही लगी नज़र आती है। थोड़ा सा भी इसे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मतलता लगता है। अरहम की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्त बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी उससे ख़त्म नहीं होते। मेरे तुम्हारे भाई के आने से पहले सब निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे इस बात से समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप को वो सिर्फ अरहम को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो वो आंगन में अरहम के साथ बातों में मसरूफ़ रहती। बाहर की डोल बेल बजती तो मुझसे कहती कि सिजा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपनी जेठ को सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। अब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी प्लेट पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि अरहम और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा रहता होता। भाभी अरहम के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन दोनों बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती, भाभी मुझसे कहती कि अब तुम किचन संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ, वो कहती ही क्या है।
बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। अरहम का रवैया भी मुझसे बहुत बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो अरहम के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुँह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी ख्वाब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी अरहम का से शिकवा कर भी देती तो भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो हैं, मजाल है जो उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा। जरा सा काम क्या बढ़ गया, तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़ गई हो। अरहम मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में अरहम को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लौटते ही गहरी नींद में सो जाया करती। खुद को तवज्जो देना भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि अरहम ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि अरहम मेरी बेबसी देखकर ऐसा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है कि मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नज़र आते। किसी गहरी सोच में डूबे रहते। मेरी जेठानी का वो ही रूटीन थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खूब पसंद थी। मेरे जेठ ने उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वे बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता, एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना पड़ता। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे के बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। न उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चला, न वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोचों में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अरहम उनकी वजह से उठकर गुस्से करने लगे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अरहम से कहा कि जमाल भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अरहम शायद नींद में थे, कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। यह कहकर लेट कर सो गए। लेकिन जमाल भाई ठीक होने के बजाय अपने गम को अपने सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गए थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया कि जैसे ही अरहम ऑफिस से घर लौटते तो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। अरहम उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो जेठानी खुश नज़र आती। मेरी तो हालत में इत्तेफाक उस दिन न रही थी जिस दिन उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शोक रंगदार जोड़ा पहनी वो फुल मेकअप कर किए कमरे से बाहर निकले थे। फिर रोने लगी, शक्ल बनाकर अहम से कहने लगी, जमाल को मैं ऐसी अच्छी लगती
थी। कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बनकर संवर देखकर जीने देंगे जैसे जमाल चाहते थे। उनकी बात सुनकर अरहम भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे आप रोज़ ऐसे ही तैयार रहा करो जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरा क्या मजाल थी कि मैं अरहम के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज़ तैयार होने लगी, घंटों अरहम से बातें करती रहती। मुझे अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। हर दिन, हर 2-3 दिन बाद वो बेहोश कर ड्रामा करती। अब तो जब अरहम के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग के बैग भी होते और अरहम मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें यह लगे कि जमाल भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, अरहम गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की के पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे तलों के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चे को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर बाद ही अरहम मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे तुम अभी तक जाग रही हो। मैंने पूछा आप कहाँ थे तो कहने लगे भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैंने पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं उनके पास चला गया, उन्हें तसल्ली दी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है। मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे तुम चुप चुप कर हम मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की बीवी। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे होश हवास गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन फिर मेरी और मेरी छोटी बहन थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते का इंतज़ार में बैठी थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप्पी साध ली। मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ़ हो गई। अब तो अरहम के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सबका दामन थामे रखती। एक दिन मैं उस पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ भी नहीं है कि ये अरहम के साथ होते हुए भी आपको शर्म नहीं आती। वो मेरा पति है, लेकिन आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस पर दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की देखा तो अरहम के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी कि बिल्कुल जमाल लग रहे हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि जमाल ही मेरे पास है। प्लीज़ अरहम मेरे पास रहा करो। और हम उनका सर सहला रहे थे। कहने लगा आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे ये बर्दाश्त कर सकती थी कि जिस गुर्बत और मोहब्बत पर मेरा हक है वो अरहम की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अरहम को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उसके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे तो यह बात बर्दाश्त ही नहीं हुई थी कि वो
बात बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अरहम के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम अरहम के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे अरहम के लिए तुम जैसी आम शकल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने में तवज्जो दे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालिक थी, लेकिन मेरे वालिद ने जमाल की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शकल सूरत वाले इन शख्स से मेरी शादी करवा दी। मैं जब विदा होकर घर आई तो पहली बार मैंने अरहम को देखा। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में अरहम को अपना दिल हार बैठी। जमाल के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक ही शख्स था, वो है अरहम। जमाल मेरे हुस्न की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। मैं तो रोज़ अरहम के लिए सजती संवरती थी। वो मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे अरहम से कि वो मुझसे दूर दूर रहता, मुझे देखता नहीं था। शायद इसीलिए कि उसके भाई की बीवी थी, लेकिन अरहम की ये आदत मेरी जान जला कर रख देती। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न बीमार सास की। मैं हुस्न की मलिका हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था, और अरहम मेरे मयान पर पूरा उतरता था। जमाल को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फ़िटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही जमाल ने कोई ऐसी कमी थी। मैं खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं जमाल से दूर रहने के और अरहम के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास का इंतकाल के बाद मैं अरहम की बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। जमाल को यही लगता था कि मैं अरहम का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी अरहम ऑफिस से वापस आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं अरहम से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर देता तो मैं हवा में उड़ने फिरने लगती। अगर अरहम की बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ खो जाता, और मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें हर वक्त इसीलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी अरहम के दिल पर घर न कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन जमाल को मुझे पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में अरहम की मोहब्बत देख चुके थे। मैं उनसे अरहम के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से जमाल कमरे की बजाय लॉज में सोने लगे, चुपचाप रहने लगे। शायद इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मेरी उनसे जल्द चाँद छूट गई। अब अरहम की सारी हमदर्दी मेरे साथ थी। वो दिन दूर नहीं कि जब अरहम मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत में फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदी इरादे सुन रही थी। वह बाहर का दरवाज़ा खुला देखा। अरहम बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और ज़ोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पे मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था, और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को उस आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज में अरहम बोल रहे थे, लगता था कि वे अपनी भाभी को सारी बात सुन चुके थे। मैं दिल में अपनी रब से शुक्रिया अदा कर रही किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भरोसा न करते। मेरी जेठानी की सच्चाई अरहम के सामने खुल गई थी, इसीलिए वह वहाँ से चली गई। अरहम मुझसे नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों में खूबसूरती इसी में है कि जो भी रिश्ता हमारा अल्लाह के दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी
कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और यह भी बताना कि रिश्तों में हमें क्या इस तरह के दगा करनी चाहिए या नहीं। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।